हरियाणा सीपीआईएम के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो सिंघू बॉर्डर है जहां किसानों का धरना चल रहा है, यहां से हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आपकी पार्टी की क्या समझ है इसके प्रति, और ये तो मांगे हैं किसानों की, इनको लेके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या समझ है? बहुत शुरू से जब से ये अध्यादेश बने 5 जून से लेकर के हमारी पार्टी ये तीनों अध्यादेश के खिलाफ, और उसके बाद जिस तरह से ये कानून भी बना पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने इसका विरोध किया और इसका डिवीजन मांगा, सस्पेंड भी हुए। तो संसद में भी और संसद के बाहर लगातार हमारी पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में रही। और ये जो अब जो आंदोलन जिस मुकाम पर पहुंचा है, ये निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व। पूरे देश को एक तरह से करवट लेने जा रहा है देश। मोदी सरकार जो पिछले 6 साल से लगातार जो नीतियां जो लागू कर रही थी, सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर देश का ध्रुवीकरण पैदा करके जिस तरह से वो सत्ता में आई, तो ये आज पूरी तरह से उसका चेहरा बेनकाब हो गया है कि उसका जो ये भारत माता और राष्ट्रभक्ति की जो बात करता था, उसमें रत्ती भर भी उसका कोई देश से प्रेम नहीं है। वो कॉरपोरेट का दलाल है, उसका धर्म से भी कोई वास्ता नहीं है। ये पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। देश के अंदर कत्लो गारत विभाजन पैदा करना इनका काम है। आज देश की जनता जान चुकी है कि ये अंबानी अडानी का ही एक दलाल है, बिचौलिया है। जो ये कह रहा ना कि खेती में आज किसानों को मैंने बिचौलियों से आजाद कर दिया, असल में ये स्वयं एक बिचौला है, अंबानी का और अडानी का और कॉरपोरेट बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का। तो इसलिए आज देश के स्तर के ऊपर ये जो लड़ाई शुरू हुई है, जिसमें फिर से हमारे देश का जो सिरमौर रहा देश की आज़ादी के आंदोलन में, पंजाब शहीद आजम भगत सिंह की धरती ने उसको आज नेतृत्व दिया। पंजाब के साथ हरियाणा के भी किसान बड़ी तादाद के अंदर आए और अब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम भाषाएं बोली अलग हो सकती हैं, लेकिन पूरा देश आज एक साथ किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। तो ये निश्चित तौर पर देश की आज़ादी को बचाए रखने की लड़ाई है। साम्राज्यशाही के खिलाफ जो हमने मुक्ति पाई थी, आज फिर वो लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ उस मुकाम पर पहुंची। कॉमरेड, ये जो हरियाणा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो हरियाणा की सरकार ने जगह जगह पे बैरिकेड लगा के रोका किसानों को जो पंजाब से आ रहे हैं, और हरियाणा में भी 26 तारीख को जिस तरह हमने देखा, अलग अलग जगह पे किसानों को रोका गया और दमन करने की कोशिश की गई। ऊपर से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब का आंदोलन है और पंजाब सरकार की शय पे ये किया जा रहा है। इसके बारे में आपका इस पूरी जानबूझ करके एक घटिया, क्योंकि इनका कोई स्तर नहीं है, आरएसएस बीजेपी के लोगों का कोई स्तर नहीं है। उसको पता है अगर ये हरियाणा का आंदोलन ना हुआ होता तो अंधेरे में सोते हुए किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक दो नहीं, 100 से ज्यादा किसान नेताओं को हरियाणा के अंदर गिरफ्तार किया गया। उससे पहले 3 दफा हरियाणा के किसानों ने इन्हीं कानूनों के खिलाफ हरियाणा बंद और भारत बंद किया है, 3 दफा। तो निश्चित तौर पर हरियाणा का किसान इस लड़ाई के अंदर शामिल है, लेकिन इनकी कोशिश ये है, ये सिर्फ सड़क के अंदर खंदक खोदने की बात नहीं है, ये देश के अंदर ही खाई खोदने का काम आरएसएस बीजेपी कर रही है। ये पहली बार हुआ है देश के आजादी के बाद कि इस तरह से हमारे देश की एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ सीमाओं को सील कर दिया, जैसे दुश्मन देश के साथ किया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए, कटीले तार डाल दिए गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं आ सकते, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं आ सकते। लेकिन इस देश के बहादुर किसान ने, हरियाणा और पंजाब के लोगों ने मिलकर के इनको अपनी औकात बता दी है कि जनता के आंदोलन को बड़े से बड़ा तानाशाह भी कोई रोक नहीं पाया। वो तमाम खंदकें पाट दी। आज लोगों के बीच में आप देख रहे हो, पूरा एक कम्यून है यहाँ पे, कोई आओ कोई खाओ किसी तरह से भी, और तमाम तारों को, कटीले बाधाओं को तोड़ते हुए आखिरकार यहाँ जब पहुंचे हैं, तब इनको सरेंडर करना पड़ा। खट्टर जी क्योंकि आरएसएस का आदमी है,
वो हिंदुत्व के आधार के ऊपर जो देश में बांटने की जो राजनीति इनकी कॉरपोरेट की राजनीति जो कर रहे हैं, तो ये इनकी एक ओछी राजनीति है एक तरह से इस आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन ये इनके हथकंडा फेल हो चुके। आप जो पहले कह रहे थे कि आपने संसद में भी विरोध किया इन बिलों का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे कृषि कानून की जो जहाँ तक बात है, इसमें किस तरह के बदलाव लाए जाने चाहिए थे? निश्चित तौर पे एपीएमसी, ये तीनों काले कानून जैसा आप कह चुके हैं कि ये वापस होने चाहिए, रिपील होने चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं किस तरह के सुधार की जरूरत है देश को? देखो, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो आज मोदी ने कहा कि मैंने आजादी दे दी, ये आजादी किसी ने नहीं मांगी थी, लेकिन मांगी थी। पूरा देश का किसान आंदोलन कर्जे से आजादी मांग रहा था। पूरे देश का किसान आंदोलन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा था। आज ये जरूरत है कि तमाम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिर्फ गेहूं और चावल नहीं, तमाम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक C2+50 के आधार के ऊपर निर्धारण हो और उसकी खरीद की गारंटी हो। और आज जो किसान कर्जदार हुआ, इनकी नीतियों की वजह से हुआ है। इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने कोरोना के ऊपर लॉकडाउन किया, इन तमाम के चलते हुए किसान जो घाटे में खेती चलती गई है, लागत बढ़ती गई, भाव मिला नहीं, तो इसके लिए कर्जे से मुक्ति जरूरी है। तीसरी बात, आज हमारी पार्टी की सरकार है केरल के अंदर, उसने पहलकदमी करके दिखाया है कि किस तरह से सब्जियों का भी और फलों का भी उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी की है। बजाय कॉरपोरेट के रास्ता हिंदुस्तान का, क्योंकि 86% किसान हिंदुस्तान का वो छोटा किसान है, 5 एकड़ से नीचे है, तो कॉरपोरेट का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कोऑपरेटिव फार्मिंग। बड़े पैमाने पर सरकार की सपोर्ट से खेती में लागत कम हो, ताकि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो औजार हैं खेती के अंदर, जो लागत बढ़ रही है, इसको सहकारी के रूप में सरकार के समर्थन से जुटाया जाए। और न सिर्फ किसान की फसल का भाव, बल्कि गांव-गांव के स्तर के ऊपर अगर कोई प्रोसेसिंग का काम, यही फसल को अगर वहाँ कोऑपरेटिव के मार्फत वहाँ प्रोसेसिंग का काम, पैकेजिंग का काम अगर ये हो जाए, तो बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो एक रास्ता है। धन्यवाद आपका।